तो हमने लास्ट क्लास में बता दिया था आपको पिल्स के बारे में, है ना, कि नॉर्मल पिल्स क्या होता है और इमरजेंसी पिल्स क्या होते हैं, है ना? और जैसे कि आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि कोई जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और उसके बाद कहीं ये फियर है कि प्रेगनेंसी हो सकता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए इमरजेंसी पिल्स यूज करते हैं, है ना। इवन ये भी लिखा हुआ है कि अगर इमरजेंसी पिल्स के साथ साथ अगर देखा जाए तो जो आईओडीज वगैरह होते हैं, है ना, इवन आईओडीज को भी यूज किया सकता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के फॉर्म में। ये आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है कि अगर जैसे रेप विक्टिम्स वगैरह होते हैं एंड इफ शी वांट टू avoid any kind of pregnancy, she can use that IUDs। जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है कि 72 आवर्स के अंदर तक आईओडीज को भी यूज किया जा सकता है आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो कहने का मतलब ये है कि आईओडी भी एक क्या है बताओ, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की तरह इसका यूज होता है। तो पिल्स तो होते ही हैं, पिल्स के अलावा मैंने क्या कहा कि आईवीज भी होते हैं। इवन जो मेडिकल साइंस कहता है कि अप टू 5 डेज तक भी, अप टू 5 डेज तक भी आईवीज वगैरह को भी अगर फिट कर दिया जाए आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो वो भी प्रेगनेंसी को चेक कर सकता है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के फॉर्म में क्या क्या आता है, तो क्या बताएंगे? तो इसमें इमरजेंसी पिल्स आते हैं जिसको आई पिल्स कहते हैं, और दूसरा क्या बताओ क्या होता है, आईओडीज भी होते हैं। क्लियर? अब देखो यहाँ पर एक और जो चीज कॉन्ट्रासेप्शन में बताया जाता है कि एक टर्म यूज करते हैं, इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट्स। इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स, ये भी एक तरह का कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड ही है, इंजेक्शन के फॉर्म में और इम्प्लांट्स के फॉर्म में, है ना। जैसे अब देखो दोनों के कॉम्पोजिशन में, अब एनसीईआरटी क्या लिखता है वो बता दूं मैं आपको कि इंजेक्टेबल्स और इम्प्लांट्स में ओनली या तो पी होता है और बताओ पी प्लस ई बोथ लिखते हैं। वैसे ये सब मोस्टली जैसे कहते हैं इम्प्लांट्स वगैरह जो होते हैं इसमें प्रोजेस्टीन का प्रिपरेशन होता है। इंजेक्टेबल्स में ओनली पी होता है और पी प्लस ई दोनों को यूज करते हैं। पी का मतलब क्या हो गया बताओ, प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टीन, और ई का मतलब क्या होता है, एस्ट्रोजन कहा जाता है ना। तो इंजेक्टेबल्स जैसे मार्केट में एक इंजेक्शन है जिसे कहते हैं डेपो प्रोवेरा। डेपो प्रोवेरा के नाम से इंजेक्शन आता है, और ये इंजेक्शन इसका रिपीटिशन कहते हैं। देखो इंजेक्शन इज गिवन every after 3 months। तो रेगुलर इंटरवल्स पे ये इंजेक्शन फीमेल को दिया जाता है। अब ये मेरे को पूछिएगा कि ये इंजेक्शन किसे कहाँ देते हैं, फीमेल्स के लिए सारी चीजें बताई जा रही हैं आपको। तो 3 महीने के इंटरवल्स पे ये इंजेक्शन इंड्यूस करते हैं फीमेल्स में। तो इसका नाम क्या हो गया, इंजेक्टेबल्स डेपो प्रोवेरा के नाम से आता है ना। और जो इम्प्लांट्स वगैरह होते हैं, ये इम्प्लांट्स देखो दो तरह का होता है। इम्प्लांट्स 6 ट्यूब स्ट्रक्चर भी होता है और 1 ट्यूब स्ट्रक्चर भी होता है। ये एक तरह का फाइन
कह सकते हैं एक तरह का काफी फाइन ट्यूब होता है, इम्प्लांट्स जिसे कहते हैं। और ये इम्प्लांट्स फैन सेल स्ट्रक्चर होता है जो 6 वाले होते हैं। देखो जैसे एक नाम पढ़ोगे, एक टर्म यूज करते हैं नॉन प्लांट, और एक टर्म यूज करते हैं इम्पेलॉन कहता है, जो सिंगल रॉड होता है। अब देखो ये स्ट्रक्चर है क्या एक्चुअली। जैसे जो स्ट्रक्चर है 6 ट्यूब जो होता है, जैसे ये एक तरह का फैन शेप स्ट्रक्चर होता है। देखो पंखे की तरह होता है, ऐसे ट्यूब होते हैं इसमें, 3 4 5 और 6। ये इस तरह का एक फैन शेप स्ट्रक्चर होता है, 6 ट्यूब लगे होते हैं देखो इसमें, है ना। और इस ट्यूब को आपके आर्म के नीचे सबक्यूटेनियसली हल्का सा एक बहुत फाइन होल क्रिएट करते हैं स्किन में, और उसके थ्रू इन सभी 6 ट्यूब को स्किन में इंजेक्ट कर दिया जाता है। अरे मैंने बताया ना, इंजेक्टेबल्स में प्रोजेस्टेरॉन ओनली होता है या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन दोनों होता है, दोनों तरह का कॉम्बिनेशन होता है, एनसीईआरटी में लिखा गया है। और ये जो आप देखिए, ये जो फैन सेल स्ट्रक्चर है, नॉट प्लांट है, ये फैन सेल स्ट्रक्चर होता है, एंड all tube contains progestin in equal amount। सभी ट्यूब में क्या होता है बताओ? प्रोजेस्टिन होता है, ये जो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं इसको, है ना। और इट इज फिटेड, देखो ऐसा लिखा जाता है, it is fitted subcutaneously in the arm। मतलब स्किन के नीचे इसे फिट करते हैं, है ना। ये 6 रॉड जैसा स्ट्रक्चर होता है, फाइन ट्यूब होते हैं एक्चुअली ये, और जो एक एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं इसके थ्रू इम्प्लांट्स जो हमारे स्किन में इम्प्लांट कर दिया गया, जो ह्यूमन फीमेल्स के स्किन में इम्प्लांट कर दिया जाता है। और जो इसमें एक दूसरा स्ट्रक्चर है देखो, जिसे कहते हैं इम्पेलॉन। इम्पेलॉन एक सिंगल रॉड स्ट्रक्चर होता है, लार्ज साइज का होता है, ये तो थोड़ा बड़ा इंसिजन होगा स्किन में। तो इम्पेलॉन जो होता है देखो, ये सिंगल रॉड स्ट्रक्चर होता है, ये सिंगल रॉड बड़ा सा मतलब रिस्पेक्टिवली बड़ा स्ट्रक्चर है ये। इसमें भी वही हार्मोन्स होते हैं, और ये जो हार्मोन्स है ये रेगुलर इंटरवल्स, ये जो ट्यूब इसके अंदर लगा होता है, जो स्किन में फिट किया गया, ये ट्यूब रेगुलर इंटरवल्स पे कुछ हार्मोन का अमाउंट रिलीज करता रहता है एट रेगुलर इंटरवल्स। तो स्ट्रक्चर है, इट रिलीजेस हार्मोन्स एट रेगुलर इंटरवल्स। और इसका जो लाइफ है, जो इम्प्लांट्स या जो नॉन प्लांट है या इम्प्लॉन है, इसकी लाइफ जो है, इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स इज अप टू 3 to 5 years। और इसका मोड ऑफ एक्शन वही है जो ओरल पिल्स का होता है, ये एनसीईआरटी में लिखा गया है। इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स हैव सिमिलर मोड ऑफ एक्शन लाइक ओरल पिल्स। याद रख लीजिए इसको।
तो ये आपके सॉरी थोड़ा सा इंटरनेट डिस्टर्ब हो गया था बीच में भी। तो ये आपके बुक में भी लिखा गया है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स हैव सिमिलर मोड ऑफ एक्शन लाइक ओरल पिल्स। समझ में आ गया? और जैसे पूछा जाए आपसे कि जैसे ओरल पिल्स का मेन क्या फंक्शन है, वैसे तो मैंने कहा था कि ओरल पिल्स ओवुलेशन चेक करता है, ये सर्वाइकल म्यूकस के विस्कोसिटी को ज्यादा थिक बना देता है, ये इम्प्लांटेशन को भी इंटरफेयर करता है। बट मेन फंक्शन क्या है बताओ? मेनली इट प्रिवेंट ओवुलेशन, ये फॉलिकल्स के ग्रोथ को चेक करता है। तो सिमिलरली इंजेक्टेबल्स और इम्प्लांट्स का भी मेन फंक्शन क्या बताओ? ये भी चेक किसे करेगा बताओ? ये भी मेनली ओवुलेशन को ही चेक करता है। समझ में आ गया? तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि ओरल पिल्स की तरह इसका मेन एक्शन क्या है इंजेक्टेबल्स और इम्प्लांट्स का, तो इसका भी मेन एक्शन वही होता है, इट मेनली प्रिवेंट क्या? ओवुलेशन। याद रखिएगा इसको कि इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स मेनली प्रिवेंट ओवुलेशन। इसके अलावा वो सारे काम तो हैं, ये भी सर्वाइकल म्यूकस के विस्कोसिटी को क्या करेगा बताओ? उसको थिक बना देता है, और ये इम्प्लांटेशन को भी क्या करेगा? इंटरफेयर करेगा। क्लियर? तो ये था ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिंग मेथड। अभी मैंने बता दिया कि ये सारे एक टेम्पररी मेथड होते हैं, दो बर्थ के बीच में गैप रिड्यूस करने के लिए। समझ में आ गया? तो ये मैंने बता दिया स्पेसिंग मेथड। अब मैं बता रहा हूं आपको, क्या बताओ, जो परमानेंट मेथड है, जिसको सर्जिकल मेथड भी कहते हैं, जिसको टर्मिनल मेथड भी कहा जाता है, और उसको कहते हैं क्या? अब देखो, जो टर्मिनल मेथड है, जिसको सर्जिकल मेथड भी कहते हैं, it causes permanent sterility. एक्चुअली ये एक ऐसा मेथड है जो स्टेरिलिटी को प्रमोट करेगा परमानेंट तरीके से। समझ में आ रहा है? और देखिए, और ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये एक पुअरली रिवर्सेबल मेथड है। पुअरली रिवर्सेबल मेथड कहते हैं, मतलब ये एक बार हो गया तो इसको वापस आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे कि पड़ोसी में एक और बच्चा पैदा हो गया है और आप भी एक बच्चा पैदा करना चाहते हैं। तो कंपटीशन है, मार्केट में कंपटीशन है, तो ये रिवर्स नहीं होता। एक बार ये हो गया तो हो गया। समझ में आ रहा ना? तो ये एक तरह का पुअरली रिवर्सेबल मेथड है। अगर रिवर्स हो भी सकता है तो डॉक्टर रिवर्स नहीं करेगा इसको, क्योंकि ये तब किया जाता है जब फैमिली प्लानिंग आपके हिसाब से पूरा हो चुका है। एक बार आपने मन बना लिया कि अब जो होना था हो चुका है, अब आगे कुछ नहीं होना, उस टाइम पर ये चीजें फॉलो की जाती है। समझ में आ गया? और देखो, ये दो तरह का होता है, मेल के लिए और फीमेल्स के लिए। एक टर्म है, देखो, एक टर्म है वैसेक्टोमी और एक टर्म है ट्यूबेक्टोमी। देखिए, वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। अब ये क्या है देखो, जैसे वैसेक्टोमी आपको पता है ये कहां पे होगा बताओ? ये मेल में होता है,
और ट्यूबोक्टोमी किसके लिए है बताओ? ये फीमेल के लिए होता है। क्लियर? और ये क्या है, देखिए जैसे मान लो आपको पता है कि मेल में ये टेस्टिस है ऐसा, और टेस्टिस जो होता है वो इस फ्रूटल सैक के अंदर होता है। ये मान लो ये क्या बताओ, ये स्क्रोटम है, और इसी स्क्रोटम से पता है कि जो ये डक्ट यहां से जो बाहर की तरफ आ रहा है, ये डक्ट क्या बताओ, ये वास डिफरेंस होता है। तो ये जो वैसेक्टोमी होता है, देखो ये दो तरह से किया जाता है। एक तो स्क्रोटम के स्किन को स्काल्पेल के थ्रू, जो एक इंसिजर जिसे आप कहते हैं, आप स्काल्पेल के थ्रू वो कट लगाते हैं। तो कट लगाने के बाद, जैसे मान लो यहां से कट लगाया मेरे पास, ये कट लगा दिया, ये कट लगाते हैं स्क्रोटम में, और इस वास डिफरेंस को टेम्पररी थोड़ी देर के लिए बाहर निकाला गया, और बाहर निकालने के बाद जैसे ये देखो, ये यहां से ऐसे बाहर निकाल लिया गया इसको, ये क्या बाहर निकला, वास डिफरेंस। और फिर क्या करते हैं, देखो यहां से एक कट यहां लगा दिया, देखिए, और एक कट यहां लगा दिया, ऐसे बीच में ये देखो हटा दिया गया इसको, और जो क्लिप वगैरह होता है उस क्लिप से इसको बांध देते हैं, देखिए। तो ये क्लिप यूज किया जाता है, आधे घंटे का ये सर्जरी है एक्चुअली। तो समझ में आ रहा क्या हुआ कि स्क्रूटम के अंदर एक स्काल्पेल के थ्रू एक जैसे चीरा कहते हैं, वो कट करते हैं स्किन का, वो कट जो स्क्रूटम का स्किन होता है उसको कट किया जाता है। उसके कट करने के बाद वो डक्ट को बाहर निकालते हैं पहले, इसको वास डिफरेंस को, और बाहर निकालने के बाद उसे कट किया गया, और कट करने के बाद दोनों एंड को क्लिप से बंद कर दिया जाता है, मतलब दोनों एंड को बंद कर दिया जाता है, यहाँ पे बांध दिया गया इसको, and that method is called वेसेक्टोमी कहते हैं। तो वेसेक्टोमी में क्या हो बताओ, देखो कट एंड लाइगेशन कहते हैं, या इसको टाइट द, बांधना इसे कहते हैं, टाइट द वास डिफरेंस। तो वेसेक्टोमी में समझ में आ गया, एक ये तो स्काल्पेल मेथड होता है। आजकल के टाइम पर एक नॉन स्काल्पेल मेथड भी है, वो एक हल्का सा होल क्रिएट करते हैं, वो चीरा नहीं लगता उसमें, स्क्रोटम में एक होल क्रिएट किया जाता है, उस होल से वापस वही किया जाएगा, वास डिफरेंस को बाहर निकालते हैं, और उसको कट करने के बाद क्लिप से उसे बंद कर दिया जाएगा, और वापस उसे स्क्रोटम में डाल देते हैं। वो नॉन स्काल्पेल मेथड भी होता है। स्काल्पेल जानते हैं ना, एक स्काल्पेल मेथड है और एक नॉन स्काल्पेल मेथड होता है। ये नॉन स्काल्पेल में कोई ज्यादा बहुत आसानी से होता ही है, और आजकल के टाइम पर नॉन स्काल्पेल मेथड ज्यादा यूज होता है कि हल्का से एक होल क्रिएट करो स्क्रूटम में, वास डिफरेंस को बाहर निकालो, वास डिफरेंस को दो जगह कट कर दिया गया, और दोनों को क्लिप से, क्लिप होता है सर्जिकल क्लिप होता है, उसे बंद कर दिया गया, और वापस कहां डाल दिया गया, स्क्रूटम के अंदर। तो पता है आपको, जब वास डिफरेंस को ही बंद कर दिया गया, उसे कट कर दिया गया, तो क्या होगा बताओ? अब जो स्पर्म है, जो स्पर्मेटोजोआ है, वो इपिडर्मिस के आगे तो पहुंच ही नहीं पाएगा, और इपिडर्मिस से मान लो वास डिफरेंस पे कुछ देर चला भी गया तो आगे नहीं पहुंच पाएगा वो। तो सीमेन तो बनेगा, बट उस सीमेन में स्पर्म का कोई नंबर नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि वेसेक्टोमी में क्या होता है, रिजल्ट क्या है इसका, सीमेन विदाउट, क्या बताओ, स्पर्मेटोजोआ। तो ये आदमी क्या हो गया बताओ, स्टेराइल हो चुका है। स्टेराइल कहने का मतलब उसका मेलनेस खत्म नहीं हो गया, कि वो मेल रहा ही नहीं, उसका कट हो गया और वो मेल से कुछ और हो गया। अरे वो मेल ही है, उसमें सीमेन अभी भी बन रहा है,
बट उस सीमेन में स्पर्म नहीं है सिंपली। देखो टेस्टोस्टेरोन तो एक हार्मोन होता है, और वो हार्मोन तो आपको पता है डक्ट में आता नहीं है, तो टेस्टिस का जो टेस्टोस्टेरोन था वो तो बन ही रहा है ना, तो मेलनेस तो बना हुआ है, मेलनेस तो बना हुआ है ना। कई लोगों को ये मिथ होता है, सोसाइटी में ये लोग समझते हैं ऐसा कि अगर ये पाइप कट हो गया तो पता नहीं क्या हो गया, डॉक्टर ने आपको इधर से उधर बना दिया। ऐसा कुछ नहीं होता, आप अभी भी इधर ही हैं, स्टिल यू आर अ मेल, आपकी सारी फंक्शनिंग मेल के जैसी है, लेकिन केवल एक ही चीज का फर्क हुआ है कि जो सीमेन बन रहा है उस सीमेन में स्पर्मेटोजोआ नहीं होगा, एंड दिस इज कॉल्ड वेसेक्टोमी। क्या बोलते हैं बताओ? वेसेक्टोमी कहते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वेसेक्टोमी को काफी ज्यादा प्रमोट किया जाता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इवन मेल को कुछ पैसे भी मिलते हैं सरकार की तरफ से, कि जो लोग स्वेच्छा से ये हॉस्पिटल्स में जाकर कहते हैं कि मुझे वेसेक्टोमी कराना है, तो आपको कुछ पैसा भी मिलेगा, जूस का डब्बा भी मिलेगा और केला भी मिलेगा खाने के लिए। तो जो लोग फैमिली प्लानिंग पूरा कर चुके हैं, और मेल के दिमाग में ये जो थोड़ा सा एक वो फितूर रहता है, या जो एक मिथ रहता है कि अगर ऐसा हो गया तो पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं होता है। स्पर्म बन रहा, सीमेन बन रहा है, बट उस सीमेन में स्पर्म का कोई नंबर नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और ये एक पुअरली रिवर्सेबल है। अब ऐसा नहीं है कि बाद में आप डॉक्टर के पास गए, मेरी क्लिप खोल दीजिए मेरा, हम मेरा वापस क्लिप खोलिए मैं और फेविकॉल लीजिए, जोड़ दीजिए इसको, आई वॉन्ट वन मोर, दिल मांगे मोर, है ना? तो डॉक्टर बोलेगा कि दरवान को बुलाएगा, बोलेगा इसको कान में लगाओ, नीचे दो और इसको बाहर फेंक दो क्लिनिक के बाहर। तो ये रिवर्स हो सकता है, लेकिन ये नहीं करते, एंड दैट्स व्हाई ये एक परमानेंट स्टेरिलिटी का एक क्या बताओ मेथड है। देखो स्टेरिलिटी दो तरह का होता है, एक तो बाय बर्थ होता है कि टेस्टिस काम ही नहीं कर रहा है किसी का बचपन से ही, वो तो बाय बर्थ स्टेराइल हो गया। ये तो एक एज के बाद स्टेराइल बना दिया गया, स्टेरिलिटी बना है, बट आपका मेलनेस उसी जैसा है जैसा पहले था। तो नो फियर एंड नो प्रॉब्लम, इट इज अ वेरी सेफ मेथड, और आधे घंटे में सब कुछ हो जाता है। आधे घंटे में आपका सर्जरी पूरा हो गया, आप 24 घंटे घर पे रेस्ट करें और फिर अगले दिन अपने काम में लग जाए। तो ऐसा नहीं कि 6 महीना आप बिस्तर पर लेटे हैं कि मेरा तो वेसेक्टोमी हो गया है ना। और इंडिया जैसे कंट्री में स्काल्पेल मींस, अरे औजार होता है, औजार काटने वाला। डॉक्टर बनोगे तो स्काल्पेल का मतलब समझ में आ जाएगा, चीरा लगाते हैं तो कट करते हैं, समझ में आ गया? हाँ जी, उदय जी समझ में आ गया स्काल्पेल क्या होता है? अस्तूरा, अस्तूरा, अस्तूरा जानते हो ना? हाँ, तो वो कट करने का, स्किन को कट किया जाता है उससे। तो देखो, जैसे कहा जाता है कि इंडिया जैसे कंट्री में वेसेक्टोमी को अगर प्रमोट करते हैं, होल कैसे करते हैं? होल करने के लिए वो आता है, जैसे ड्रिलिंग मशीन देखा है ना, ड्रिल मशीन करते हैं ना, ड्रिल, वो मशीन ऐसे आता है, वो जैसे दीवार में ड्रिल करते हैं ना, वो वाला मशीन आता है। देखो होल कैसे करते हैं, वही ड्रिलिंग मशीन से करते हैं होल। वो जो मिस्त्री के पास होता है, इलेक्ट्रिक मिस्त्री के पास जो ड्रिलिंग मशीन होता है, उससे होल कर देते हैं, ठीक है? अब यहाँ देखो, तो इंडिया जैसे कंट्री में वेसेक्टोमी को काफी हद तक प्रमोट किया गया। बहुत समय तक लोगों ने वेसेक्टोमी के बारे में समझाया भी कि वेसेक्टोमी से हेल्थ पे कोई इसका असर नहीं होता। और 80s के टाइम पर जब संजय गांधी, जो आप नाम नाम सुना होगा आपने, इंदिरा गांधी का बेटा था छोटा, वो ये कहता था कि इंडिया के लोग बड़े ढीठ टाइप के हैं, इनको ऐसे केवल बोलोगे कि वेसेक्टोमी करा लो तो नहीं करने वाले। और उसको पता था कि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल अगर नहीं करोगे तो इंडिया का क्या हालत होगा, आप अभी देख पा रहे हैं क्या हो रहा है। तो उसने एक फोर्स मेथड अप्लाई किया था। उसने कहा कि आदमी ऐसे नहीं सुनने को है, पकड़ के लाओ और काट दो, पकड़ो और काट दो, जहां मिले दो चार को उठाओ, एम्बुलेंस में डालो
और काट दो। अब ये मत पूछो कि तुम्हारे बच्चे हैं या नहीं है, जो शहीद हो गया वो हो गया। तो 80s के टाइम पर बड़े बड़े सिटीज में, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, मास लेवल पे वेसेक्टोमी का एक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था कि एम्बुलेंस रोड पे घूमते रहते थे। जहां कोई यंग मेल्स मिल गया रोड पे, बस पहलवान आए, दो उठा के ले गया आपको एम्बुलेंस के अंदर, स्ट्रेचर पे लेटाया और कट। अब आप रोते रहिए कि आप ये बोल रहे हैं कि मेरे तो बच्चे है ही नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, कोई सुनने को नहीं था राजी। तो मास लेवल पे क्या किया गया था बताओ? वेसेक्टोमी किया गया था, लेकिन बाद में काफी लोगों ने इसका विरोध किया कि ये तो चलो उनके लिए है जिनका फैमिली प्लानिंग हो चुका है, जिनका फैमिली स्टार्ट ही नहीं हुआ और उनका पहले ही आपने पाइप काट दिया, हो गया उसका बेचारे का कहानी खत्म। हाँ, ये तो लॉकडाउन से भी डेंजरस है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, रोड पे मत निकलना। कभी भी मोदी जी भी निकाल देंगे कि आज रात 12 बजे के बाद जो बाहर निकल गए उनका पाइप कट। अरे कट क्यों करते? अरे वेसेक्टोमी की बात मैं कर रहा हूँ, पाइप कट करने का मतलब क्या है? कोई पानी वाला पाइप थोड़ी था ये। वेसेक्टोमी मतलब वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया था। और उस पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग जोक है, वो बता देता हूँ मैं आपको कि एक बार ऐसे ही एक आदमी जा रहा था, वो सड़क पे, बेचारा थोड़ा ओल्ड एज का था, और अब एम्बुलेंस आया और उसने उस आदमी को वापस उठा लिया और उसको ले गया एम्बुलेंस के अंदर। वो बड़े गुस्से में और बोला कि ये क्या हो रहा है, क्या करना चाहते हो तुम? बोले कि तब तुम्हारा वेसेक्टोमी हम करने वाले हैं। बोले क्या करोगे? मेरा तो तुमने वायर पहले ही कट कर दिया था, अब क्या ट्रांसफार्मर ले जाओगे? कहने का मतलब ये था कि उस आदमी का वेसेक्टोमी तो पहले हो चुका था, उसको ये डर था कि मेरा टेस्टिस ना निकाल ले अभी, है ना? तो ये तो उस समय ये रियल स्टोरी है। उस समय जो यंग लोग थे वो घर से बाहर निकलना उन्होंने बंद कर दिया था, डर से कि बाहर निकले एम्बुलेंस वाले आए और उठा के ले गए उसको। लेकिन बाद में काफी ज्यादा इस चीज का विरोध हुआ और इस चीज को बाद में स्टॉप कर दिया गया। ठीक है, तो चलिए, तो ये तो हो गया वेसेक्टोमी के बारे में। अब देखो मैं बता रहा हूँ ट्यूबेक्टोमी के बारे में। ये भी वही चीज है कि आपको पता है कि ये यूट्रस का स्ट्रक्चर है फीमेल्स में, और यहाँ पर ये मान लो ओवरी का स्ट्रक्चर है, और ये फेलोपियन ट्यूब होता है, देखो ऐसे। सेम इंसिजन का मेथड है। ये स्किन को पहले स्काल्पेल से कट किया गया और उसके बाद यहां से मतलब जो फेलोपियन ट्यूब होता है, जो फेलोपियन ट्यूब है, इसको यहाँ पे क्लिप कर दिया था कट करने के बाद। तो सेम देखो, कट एंड टाइट द, क्या बताओ, टाइट द फेलोपियन ट्यूब, एंड दैट मेथड इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है उसको। समझ में आ गया? तो जिस मेथड को आपने मेल्स के लिए यूज किया वेसेक्टोमी, उसी मेथड को फीमेल्स में क्या बोलते हैं बताओ? ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ये कट एंड टाइडिंग कहा जाता है, कट एंड टाइडिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब। तो क्या होगा बताओ? सेकेंडरी साइड अब बाहर नहीं आएगा, और फेलोपियन ट्यूब में यहां तक आ भी गया तो एम्पलरी स्टमक जंक्शन तक नहीं आएगा, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। एंड दिस इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। तो चाहे चाहे वेसेक्टोमी हो चाहे ट्यूबेक्टोमी हो, ट्यूबेक्टोमी से फीमेल के फीमेलनेस पे कोई असर नहीं होता, और वेसेक्टोमी से मेल के मेलनेस पे भी कोई असर नहीं होता। तो ये सेफ मेथड है। और अरे ओवुलेशन कैसे चेक हो गया? ओवुलेशन तो होगा ही ना। अरे एक तो बनेगा, बट वो फेलोपियन ट्यूब में खत्म हो जाएगा, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में लाइफ बहुत कम होती है उसकी। तो ट्यूबेक्टोमी डज नॉट स्टॉप ओवुलेशन। ट्यूबेक्टोमी विल नॉट अलाउ egg to move at ampullary isthmus junction. समझ में आ गया ना? ट्यूबेक्टोमी
will not stop ovulation, but tubectomy will stop the movement of secondary site to the ampullary isthmus junction. समझ में आ गया बच्चों? तो ये है आपका टर्मिनल मेथड। तो ये सारा चीज जो बता दिया गया आपको, दिस इज ऑल कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं इसको। अब अगर मान लो कि ये सब करने के बाद भी कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर भी लिया और मान लो नहीं भी किया कॉन्ट्रासेप्शन यूज और प्रेगनेंसी हो गया और उस प्रेगनेंसी को आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो क्या करेंगे? नाउ देयर इज टर्म कॉल्ड जो पोस्ट कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब आप कह सकते हैं ये पोस्ट प्रेगनेंसी की बात है, एंड दैट इज कॉल्ड एबॉर्शन। इसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। तो लिखो, आगे लिखो आप। ये लिख लिया, ये समझ में आ गया आप लोगों को? इसको मिटा दूं अब। देखो, दिस टर्म कॉल्ड एबॉर्शन, जिसको कहते हैं एमटीपी, इसे कहा जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। एबॉर्शन ऑल्दो ये कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। कॉन्ट्रासेप्शंस वो होते हैं जो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए होता है। एबॉर्शन इज नॉट अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बिकॉज इट इज यूज्ड आफ्टर द प्रेगनेंसी। तो एबॉर्शन इज नॉट अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। देख लो, इट इज not a contraceptive method। और देखो, ये एबॉर्शन जो है एक्चुअली ये नेचुरल भी होता है और ये इंड्यूस्ड भी होता है। नेचुरल को ही आप मेडिकल साइंस में मिसकैरेज भी कहते हैं। मतलब कई बार सुना होगा आपने या टीवी में देखा होगा कि प्रेगनेंसी के कुछ समय के बाद जब फीमेल्स को कोई चोट लग गया, वो गिर गई और उसका बच्चा मिसकैरेज हो गया, उसका एम्ब्रियो जो था, वो फिटस जो मिसकैरेज हो गया। एक तो ये कहते हैं, ये कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मैंने पहले कहा था कि जो इनिशियल जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, उस पहले ट्राइमेस्टर में जो कॉर्पस ल्यूटियम का जो स्ट्रक्चर है उसका मेंटेन रहना काफी जरूरी होता है। बताया था आपको, टू सिक्रीट द अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन टू मेंटेन द प्रेगनेंसी, है ना। तो अगर मान लो कि कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर गया किसी वजह से, या कॉर्पस ल्यूटियम से जितने हार्मोन्स आने चाहिए थे वो नहीं आया, तो जो इम्प्लांटेशन वगैरह हुआ है वो मेंटेन नहीं रह पाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड नेचुरल एबॉर्शन, जिसको मिसकैरेज भी कहते हैं। तो मिसकैरेज होने के दो कारण हो सकते हैं। एक तो कोई किसी तरह का एक्सीडेंटल पार्ट है, फीमेल्स को चोट लग गया, वो गिर गई, एक्सीडेंटल कोई कहानी हो गया, एक तो वो वजह हो सकता है। और दूसरा जो इंटरनल फिजियोलॉजी है बॉडी का, कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन सही नहीं हो रहा, प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट सही रिलीज नहीं हो रहा, तो उससे भी ये होता है। ये तो नेचुरली हो गया, है ना। लेकिन जो इंड्यूस्ड होता है, देखो इसको आर्टिफिशियल मेथड भी कहते हैं, और ये इंड्यूस्ड बाय सर्जरी भी होता है और बाय पिल्स मेथड भी कहते हैं। अब देखो, जैसे कि आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे कि वर्ल्ड वाइड एबॉर्शन का प्रैक्टिस होता है
कुछ तो लीगल है और कुछ इलीगल भी है ना। लीगल कहने का मतलब ये है कि अगर डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और उसने कहा कि इस एज तक, इस वीक तक बच्चे का जितना ग्रोथ होना चाहिए था उतना ग्रोथ नहीं हो रहा है, अल्ट्रासाउंड प्रॉपर नहीं दिख रहा उसका, तो ये बच्चा नॉर्मली पैदा नहीं होगा, ये बीच में भी खत्म हो सकता है ये। तो इससे पहले कि उसका फर्दर डेवलपमेंट हो, उस बच्चे को अबॉर्ट कर दिया जाए। ये तो लीगल प्रोसेस है कि डॉक्टर के सजेशन पे हुआ है, क्योंकि डॉक्टर ये कह रहा है कि आपका बच्चा जो है ये, इसकी लाइफ ज्यादा नहीं है, ये हो सकता है फिटल स्टेज में खत्म हो जाए, या बर्थ के बाद भी ये नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव नहीं करेगा, इसलिए कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी रह जाएगा, डिफेक्ट रह जाएगा। तो वो तो एक लीगल प्रोसेस है ना। तो वो लीगल है या इलीगल है, ये तो डॉक्टर के सजेशन पे समझ में आएगा आपको। और देखो, जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा गया है कि टिल, जो नया जो रेगुलेशन है, टिल 20 वीक इट कैन बी परफॉर्म्ड। जैसे कहते हैं 12 वीक से लेके 12 वीक के पहले भी किया सकता है, तो 20 वीक तक भी, है ना, आप एबॉर्शन कर सकते हैं। उसके बाद का जो एबॉर्शन होगा, ये किसी भी हालत में मदर के लिए भी सेफ नहीं है। देखो, 12 वीक के पहले जितना ज्यादा डिले करते रहेंगे आप एबॉर्शन के प्रोसेस को, प्लेसेंटा बन जाएगा एक बार, और प्लेसेंटा के बनने के बाद अटैचमेंट ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, तो मैटरनल ब्लड लॉस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो मदर के, देखो फिटस का तो खैर जो होना तो हो ही जाएगा, मदर के भी रिस्क का चांस बढ़ जाएगा। तो एबॉर्शन इज क्वाइट सेफ टिल 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। और कहते, देखो एनसीईआरटी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर लिखा गया है, पर जो नए रेगुलेशंस हैं ये 20 वीक तक कहता है कि एबॉर्शन हो सकता है अगर ये डॉक्टर ने सजेस्ट किया है तो। बट कई कारण ऐसे हैं जो इलीगल एबॉर्शंस हैं कि अल्ट्रासाउंड हो गया 5, 6, 7, 8 वीक में, और उसमें पता चल जाता है कि ये फीमेल का सेक्स क्या है, मेल या फीमेल है। या फिर एमनियोसेंटेसिस, याद रखना, एक और मेथड है एमनियोसेंटेसिस, can be used to detect sex। या फिर देखो एक काम आता है CVS, कॉरियोनिक विलाइट सैंपलिंग कहते हैं, जिससे पता चल जाता है कॉरियोनिक विलाई सैंपलिंग और अल्ट्रासाउंड। ये तीनों, देखो सबका, ये जो सारे मेथड्स लिखे गए हैं इन सबका कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल यूज है, ये अच्छे काम के लिए बनाया गया है। जैसे एमनियोसेंटेसिस क्या है कि आपको पता है, जैसे मान लो अब ये एम्ब्रियो है मान लो, और ये एम्ब्रियो इस एमनियोटिक फ्लूइड में ये पूरा बंद होता है, पता है आपको, ये फिटस है। अब इसमें जो फ्लूइड है इसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। तो इस एमनियोटिक फ्लूइड में फिटस के सेल्स का भी पार्ट रहता है, देखो ये फिटल सेल्स है। तो एमनियोटिक फ्लूइड आल्सो कंटेन्स फिटल सेल्स, जो फिटस का सेल्स होता है वो भी इस फ्लूइड में होता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, वो इस एमनियोटिक फ्लूइड के अमाउंट को थोड़ा निकाल लेते हैं, और उसके अमाउंट को निकालने के बाद फिटल सेल्स का जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम का पूरा टाइपिंग कर लेते हैं, और वो देख लेते हैं कि उसका जो सेक्स क्रोमोसोम है वो XX है या XY है। तो फिटल सेल्स में अगर पता चल गया कि ये XX या XY है, उसके बाद जो फीमेल फोर्टिसाइड है, और ये तो जानते हैं पंजाब और हरियाणा में बड़े ज्यादा नंबर में होता है, बड़े दुख की बात है, बट इट इज ए ट्रुथ। फीमेल फोर्टिसाइड काफी ज्यादा है पंजाब में, हरियाणा में। तो एमनियोसेंटेसिस के थ्रू पता कर लिया गया। अब देखो, एमनियोसेंटेसिस इस काम के लिए नहीं बना, एमनियोसेंटेसिस इसलिए बना है कि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में
अगर कोई जेनेटिक डिफेक्ट है, अगर कोई जेनेटिक डिफेक्ट है तो वो पता चल जाएगा कि डॉक्टर पहले से बोलेगा कि देखो कि ये जेनेटिकल प्रॉब्लम आएगा, इसका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर सही नहीं है, तो इस बच्चे को अबॉर्ट कर दीजिए पहले आप, इससे पहले कि उसका बर्थ हो, पहले आप इसे अबॉर्ट कर दो। तो एम्ब्रियोसेंटेसिस का यूज क्या है बताओ? फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ जेनेटिकल डिफेक्ट्स। आज समझ में आ गया? तो ये अच्छे काम के लिए बना है, एम्ब्रियोसेंटेसिस, अल्ट्रासाउंड, या एक कम करते हैं सीवीएस, कॉरियोनिक विलाई सैंपलिंग। इन सबसे आप अल्ट्रासाउंड से जेनेटिक डिफेक्ट पता नहीं चलता, अल्ट्रासाउंड से नॉर्मल पोजीशन देखते हैं बच्चे का कि इस मंथ में बच्चे का ये साइज होना चाहिए था, ये ग्रोथ होना चाहिए था, ये है या नहीं है। समझ में आ रहा है? और अगर वो ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर कहेगा कि इसे अबॉर्ट कर दिया जाए। समझ में आ गया? बट वर्ल्ड वाइड इलीगल एबॉर्शन का रेट काफी ज्यादा है, जो एक तरह का आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 1971 एक्ट, 1971 एमटीपी एक्ट, इसमें लिखा गया है कि 12 वीक के बाद ही अगर एबॉर्शन किया जाएगा तो ये एक तरह का, अगर मान लो डॉक्टर के सजेशन पे हो रहा है, देखो 5-6 वीक तक, 8-10 वीक तक सिंपली डॉक्टर कहता है कि इसे अबॉर्ट कर दिया जाए, तो ज्यादा कोई उसमें लीगल प्रोसीजर नहीं है। अगर 12 वीक के बाद आप जा रहे हो तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। उसको ये क्वेश्चन पुलिस वही पूछ सकता है कि आपने अबॉर्ट क्यों किया, तो डॉक्टर्स आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर दैट। आप ये के लिए एक रिस्पांसिबल हो सकता है, डॉक्टर्स को जेल जाना पड़ सकता है अगर ये कह दिया गया, अगर ये पता चल गया कि ये इलीगल एबॉर्शन है। तो कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग लिखा हुआ है, कोरियोन के सेल्स के वो निकाल कर वो पता कर लेते हैं कि ये XX है या XY है। समझ में आ गया ना? तो ये सब मेथड इसलिए नहीं बना कि ये किया जाए, एम्ब्रियोसेंटेसिस इसलिए बनाया गया है, ऐसा नहीं है। अच्छे काम के लिए बनाया गया, लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, उसका वो मिसयूज किया जाता है। ठीक है? अब देखो, अब ये जो एबॉर्शन है ये दो तरह से होता है। एक तो सर्जिकल मेथड है कि सीधा हॉस्पिटल्स में जाकर ओटी के अंदर, ऑपरेशन थिएटर में यूट्रस से इरोड कर देते हैं, मतलब आप कह सकते हैं ये सर्जिकल एक रिमूवल है फिटस का, तो वो सर्जरी होता है। मतलब एंडोमेट्रियम को इरोड कर देते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इरोजन ऑफ एंडोमेट्रियम along with fetus। तो ये सर्जरी है कि ये भी आधे घंटे में ऑपरेट होता है पूरा मेथड ये, और 1-2 दिन रेस्ट करना पड़ता है फीमेल्स को क्योंकि ब्लड लॉस तो होता ही है। तो ये तो सर्जरी के थ्रू कर दिया जाता है। आफ्टर ऑल द लीगल प्रोसीजर, जो फॉर्म्स वगैरह भरने होते हैं भरा जाता है इसमें। और एक पिल्स मेथड है जो काफी यूज में है आजकल, और ये पिल्स बिना किसी डॉक्टर के सजेशन के नहीं मिलेगा। अगर आप 18 इयर्स के बाद हैं तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, डॉक्टर्स भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, आप डॉक्टर्स को बताएंगे ये कारण है, ऑपरेट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप 18 इयर्स के पहले के एज में हैं तो ये पिल्स वगैरह ऐसे नहीं मिलता। यू नीड टू हैव योर पेरेंट कंसेंट इफ यू आर बिलो 18 इयर्स ऑफ एज। तो 18 साल के बाद आप सेल्फ एक डिसीजन ले सकते हैं कि आपको एबॉर्शन करना है या नहीं करना है। पर 18 साल के पहले अगर एबॉर्शन होता है तो ये पेरेंटल, मतलब जब तक कंसेंट नहीं मिलेगा तब तक ये पॉसिबल नहीं है।
समझ में आ गया? और ये पिल्स बिना डॉक्टर की सजेशन के नहीं मिलता। अब देखो, ये जो पिल्स होता है, ये पिल्स दो तरह का कॉम्बिनेशन होते हैं। इसमें एक दवाई आती है कि कहते हैं माइथीप्रिस्टन, माइथीप्रिस्टन के नाम से आता है। ये पिल्स का नाम है, देखो, माइथीप्रिस्टन। और साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन्स का भी इंजेक्शन दिया जाता है, या टेबलेट्स आते हैं इसके, इसी को माइसोप्रोस्टल भी कहा जाता है। ये जो माइथीप्रिस्टोन है, इसी का दूसरा नाम RU486 भी होता है। ये एक तरह का एंटी प्रोजेस्टीन एक्शन दिखाता है। तो ये पिल्स जो होता है, ये दो तरह का कॉम्बिनेशन है, माइथीप्रिस्टन जिसको RU486 भी कहते हैं, और साथ में माइसोप्रोस्टॉल दिया जाता है, जो एक तरह का प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ना। इनिशियली तो ये माइथीप्रिस्टोन देते हैं, डॉक्टर अपने सामने ही इस चीज को देता है कि आप ऐसे दवाई नहीं ले सकते बाहर जाकर मेडिकल स्टोर में। और ये जो माइथीप्रिस्टन है, इसकी वजह से जो प्रोजेस्टीन का एक्शन होता है वो एंडोमेट्रियम पे नहीं हो पाएगा। तो उससे क्या स्टार्ट हो जाएगा बताओ? एंडोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि प्रोजेस्टीन जो होता है उसकी वजह से वो एंडोमेट्रियम को स्टेबल रखता है। तो इसका एक्शन कैसा होगा? एंटी प्रोजेस्टीन एक्शन। तो इसकी वजह से क्या होगा? आप कह सकते हैं अनस्टेबल endometrium. It make the endometrium unstable. कौन सा दवाई बताओ? RU486। अब और मायोमेट्रियम में भी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। इसकी वजह से क्या बताओ? एक और देखो, इवन इट स्टार्ट्स क्या? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम। और अब इसके क्या होगा बताओ? जो फिटस अभी इंप्लांट हुआ है वो अब एंडोमेट्रियम का थिनिंग स्टार्ट हो गया, एंडोमेट्रियम डिस्टर्ब हो गया और वो टूटना स्टार्ट हो जाता है उसका। और इसी बीच 24 घंटे के बाद ये जो माइसोप्रोस्टॉल है उसे भी दे दिया जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसकी वजह से यूट्रस में और ज्यादा क्या होगा? तेज कॉन्ट्रैक्शन। तो फिटस का जो पार्ट होता है जो अभी इंप्लांट हुआ है, उसके बॉडी का पार्ट्स टूट टूट कर, जैसे मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो होता है उसी तरह से 3 से 5 दिन तक हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो होते हैं, और उसके फिटस का पार्ट बॉडी से, फीमेल के वजाइना के थ्रू क्या होगा? वो पार्ट उसका बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये पिल्स मेथड है, इसमें सर्जरी की जरूरत नहीं होती, हॉस्पिटल नहीं जाना आपको, घर पे सारा चीज हो जाएगा इसके अंदर। और 3 से 5 दिन तक एक हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, जैसे मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो होता है ना, वैसे होता है। और बच्चे का पार्ट, जो फिटस का पार्ट है, वो 3 से 5 दिन तक धीरे धीरे टूट टूट कर क्या होगा? वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। और फिर ये 5-6 दिन के बाद फिर एक अल्ट्रासाउंड होता है, ये देखने के लिए कि फिटस का पार्ट पूरी तरह से एंडोमेट्रियम से निकला या नहीं निकला। तो इसे कहते हैं पिल्स मेथड। दवाई का नाम समझ में आ गया? माइथीप्रिस्टन एंड माइसोप्रोस्टॉल होता है। माइथीप्रिस्टन को ये RU486 भी कहते हैं, जिसको एंटी प्रोजेस्टीन एक्शन कहा जाता है। पूछा जाएगा कि RU486 क्या करता है? बताओ। इट हैज एंटी प्रोजेस्टीन एक्शन that makes the endometrium unstable, and it also causes contraction of myometrium. और अर्ली मतलब बहुत जल्दी क्या होगा बताओ? इससे फिटस को एंडोमेट्रियम से रिमूव कर दिया जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड पिल्स मेथड। 95% तक ये सक्सेसफुल है, लेकिन
जितना ज्यादा प्रेगनेंसी को, अगर एक ओल्ड एज फीमेल की बात करें कि 35 ईयर में, 36 ईयर में या 40 ईयर्स में अगर आप एबॉर्शन करना चाहते हैं तो सर्जिकल मेथड ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि जितना ज्यादा एज बढ़ता जाएगा एंडोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन उतना ज्यादा, या जो मायोमेट्रियम होता है वो इतना ज्यादा स्ट्रांगली बिहेव नहीं करेगा। तो एजिंग के साथ साथ जैसे 30 इयर्स के पहले पिल्स मेथड इज वेरी वेरी सेफ एंड हाईली इफेक्टिव। आफ्टर 30 इयर्स और 35 इयर्स हो सकता है कि पिल्स मेथड उतना ज्यादा इफेक्टिव ना हो, तो बेस्ट क्या है बताओ? गो फॉर डायरेक्टली सर्जरी। यूट्राइन वॉश कहते हैं इसको। यूट्रस से एंडोमेट्रियम को इरोड कर दिया जाता है अलोंग विद फिटस, और इसी को कहते हैं बताओ? दैट इज कॉल्ड एबॉर्शन। और एबॉर्शन मैंने पहले भी कहा था कि ये कोई कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड नहीं है, ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करता है। व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन? Contraceptions are the method which prevent pregnancy, and it is the method that terminate the pregnancy, and that is all about, क्या बताओ? इसे कहते हैं एबॉर्शन, जिसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। क्लियर? समझ में आ गया? तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगली क्लास में बताऊंगा मैं आपको इनफर्टिलिटी वगैरह के बारे में। तो अगली क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा।